स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 7। इस भाग में हम भाग 7 को लेंगे, विशेष रूप से संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पर लेते हैं हम आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अर्थात समांतर पट्ट संधारित्र तो है इस तरह से, लेकिन इसके बीच में आंशिक रूप से, पूरा नहीं, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया है। तब क्या होगा, कुछ भाग में वायु है और कुछ भाग में माध्यम है। तब माना x और y संधारित्र के दो समानांतर प्लेट है जिसके मध्य की दूरी d है तथा इनके बीच में t मोटाई की के परावैद्युत माध्यम रखा गया है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। अब आगे लेते हैं, प्लेट x में प्लस q आवेश देने पर प्लेट y में माइनस q आवेश प्रेरित हो जाती है। अतः वायु में तीव्रता E0 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है, प्लेटों पर आवेश घनत्व, और चूंकि आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है जानते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा A। तो इस तरह से इसके मान को रख देते हैं Q अपान A, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो प्लेट है उसकी क्षेत्रफल है। अब इसी तरह से माध्यम में तीव्रता निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K आ जाता है। तब यहाँ पर भी सिग्मा का मान रखेंगे Q अपान A, तब क्या हो जाएगा ये सूत्र, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 KA। अतः x और y के बीच विभवांतर, तो विभवांतर के लिए क्या करते हैं हम, जो विद्युत क्षेत्र रहता है उसमें जो बीच की दूरी रहती है इसको गुणा करते हैं। तब यहाँ पर v हो जाएगा E0, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वायु में इसकी जो मोटाई होगी, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मोटाई है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो d माइनस टी होगी, इस टी को घटा देंगे इस डी में, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है E0 d माइनस टी प्लस माध्यम में, तो माध्यम में जो माध्यम की मोटाई टी है, इसीलिए माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है तो E इंटू टी लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें v के लिए सूत्र मिल जाता है। आगे E0 का हम मान निकाल चुके हैं, इसीलिए Q अपान एप्सिलॉन 0 A लिख दिए। यहाँ पर E का मान निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 KA हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकालेंगे तो आएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन निकालते हैं, तब यहाँ पर d माइनस टी प्लस ये t अपान k बच जाता है। अब इस तरह से हमें विभवांतर मिलने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अतः संधारित्र की धारिता Q C बराबर Q अपान V से देखेंगे, तब C बराबर आ जाएगा Q जो को त्यों लिख दिए और V का मान यहाँ से यहाँ पर रख दिए, जो का त्यों रख दिए यहाँ पर। तब यहाँ पर लिखते हैं Q और Q कट जाता है और नीचे के नीचे ऊपर में चला जाता है, बाकी ये राशि नीचे के नीचे में रहती है। तब इसलिए C बराबर हो जाता है एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस टी प्लस t अपान k। अब इसमें चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, तब C हो जाता है एप्सिलॉन 0 A बटा, अब टी को अलग कर दिए, अब यहाँ पर से दोनों से टी को उभयनिष्ठ निकालिए, तो यहाँ पर माइनस टी आ गया, इसीलिए यहाँ पर बचा क्या 1 और ये प्लस माइनस हो गया, तो 1 माइनस 1 अपान के। तो इस तरह से फाइनल जो सूत्र बनता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा d माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के, और यही क्या होगा, धारिता के लिए सूत्र होगा। अब हम लेते हैं संधारित्रों का संयोजन। संयोजन क्यों करते हैं, हमें अलग अलग मान की धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है, तब इसके लिए हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्र को एक साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ने की तरीका दो तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर समानांतर क्रम में देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं हम, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तब इसमें क्या होती है, जो पहले संधारित्र होता है इसके जो दूसरा प्लेट होता है उसको दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तब इस संयोजन को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जो अंतिम संधारित्र होता है उसके जो दूसरा प्लेट होता है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तब ये संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता कितनी होगी, अर्थात कुल धारिता कितनी होगी, इसके लिए सूत्र निकालेंगे। तब यहाँ पर हम पहले 3 संधारित्र के लिए सूत्र निकालेंगे, फिर इसको मॉडिफाइड करके n संधारित्र के लिए निकाल सकते हैं। तब शुरू करते हैं। माना C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसे इस डायग्राम में दिया गया है। ये
अब इसमें हम देखते हैं तब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश हम देते हैं तब क्या होता है, इसके दूसरे प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगी और वाय सतह पर प्लस क्यू आवेश आएगा यहाँ पर, और ये प्लस क्यू आवेश सीधे कहाँ पर चला जाएगा, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश आने के कारण जो दूसरा प्लेट है इसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आ जाएगा और वाय क्षेत्र पर या वाय भाग पर प्लस क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से ये आगे प्रक्रिया होते रहेगी, चाहे जितने भी संधारित्र हम श्रेणी क्रम में जोड़े। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट का जो वाय भाग में जो प्लस क्यू आवेश आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, पहले प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, प्रत्येक संधारित्र में यही होती है। तब इसको हम क्या लिखते हैं संक्षेप में क्या लिखेंगे, अब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तब सभी संधारित्रों के पहले प्लेट पर प्लस क्यू व दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाती है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि सभी संधारित्रों के लिए आवेश समान होगा, सभी संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच समान आवेश आ गया, किंतु विभवांतर अलग अलग होगा। अब माना विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं, पहले के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3 हो, तो संयोजन का जो परिणामी विभवांतर होगा वह V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। इस तरह से तीनों को जोड़ देंगे। अब परंतु हम जानते हैं धारिता के लिए प्रमुख जो सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, इसको हम अप्लाई करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा। इसीलिए पहले संधारित्र के बीच जो विभवांतर है V1 इक्वल टू Q अपान C1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धारिता अलग है लेकिन आवेश Q है, तो यहाँ पर Q 1 2 3 नहीं करना है, केवल धारिता के लिए संधारित्र के लिए C1 करना है। इसी तरह से दूसरे के लिए V2 बराबर लेंगे तो Q अपान C2 और तीसरे के लिए V बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान C3। अब इस मान को हम समीकरण इसमें रख देते हैं, तब V इक्वल टू मिल जाएगा Q बटा C1 धन Q बटे C2 धन Q बटे C3। तो इस तरह से Q को इसमें कॉमन निकालेंगे तब हमें प्राप्त होगा V बराबर Q, फिर ब्रैकेट में 1 बटा C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब यदि लेते हैं संयोजन की धारिता C हो तब हम मूल सूत्र लेंगे C इक्वल टू Q अपान V, तब इसको हम V को पक्षांतर कर देंगे तो V इक्वल टू Q बटा C आ जाता है। ये समीकरण को मान लेते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखोगे V दोनों के लिए बराबर हो गया, तो इन दोनों को हम बराबर करके क्या निकाल सकते हैं, C का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं अब ये दोनों समीकरण हम देखते हैं, तब इसमें क्या है, दोनों V का है, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से लेंगे, तब समीकरण 1 व 2 से तब क्या हो जाएगा, Q बटा C बराबर Q, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। उसी को लिख देंगे यहाँ पर, तो Q कट गया, यहाँ पर Q और Q को कटा देंगे, दोनों गुणनखंड में है इसलिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। तो यही क्या होगा, तीन संधारित्रों के संयोजन के परिणामी धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तब, अब यदि इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब 1 बटे C बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन, इस तरह से क्या हो जाएगा लास्ट 1 बटे Cn। तब ये संधारित्रों के लिए सूत्र इस तरह से हो जाएगा। अब इसी में हम यदि प्रत्येक मान को हम समान रख दें अर्थात C रख दे हैं, तब परिणामी धारिता कैसे हो जाता है इसको देखेंगे। तब यहाँ पर परिणामी धारिता को C डैश मानते हैं, 1 अपान C डैश बराबर क्या होगा, 1 अपान C प्लस 1 अपान C। इस तरह से कितने बार होगा, n टाइम्स, n बार होंगे, तब n बार होंगे तब इसको चूंकि C नीचे में है इसीलिए 1 प्लस 1 n बार आएगा, इसीलिए इसका योग n आ जाएगा, इसीलिए 1 बटे C डैश बराबर क्या होगा, n अपान C। चूंकि 1 बटे C डैश नहीं, हमें C डैश चाहिए, इसीलिए C डैश बराबर लेकर इसको पलट देना है, तो C अपान n अर्थात रिजल्टिंग क्या मिला हमें, परिणाम लास्ट में क्या मिला, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता होती है वह दिए गए संधारित्रों का nवां भाग होता है। अर्थात हम 10 माइक्रोफैरेड वाले 10 संधारित्र को यदि श्रेणी क्रम में जोड़े तो क्या होगा, 10 बटे 10 हो जाएगा अर्थात 1 माइक्रोफैरेड। तो परिणामी धारिता कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी।
ठीक है, इसके बाद अब आगे लेते हैं पहले हम समानांतर क्रम संयोजन। तो समानांतर क्रम में क्या होती है, जितने भी संधारित्र दिया रहता है उसके पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ देती है, तब ये क्रम क्या कहलाता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं जितने भी संधारित्र दिए रहेंगे। अब आगे इसके लिए परिणामी धारिता कितनी होगी, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तब माना यहाँ पर C1, C2 और C3 मान वाले 3 संधारित्रों को समानांतर क्रम में A व B के बीच जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया है। तब यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर जो आवेश होगा वह अलग अलग होगी, लेकिन क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है तब प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतर भी समान होगा। तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि बिंदु A पर प्लस Q आवेश देते हैं तब पहले संधारित्र को Q1, दूसरे को Q2 व तीसरे को Q3 आवेश प्राप्त होती है। वो धारिता के हिसाब से अलग अलग आवेश प्राप्त होगा, लेकिन देखेंगे तब कुल आवेश Q क्या होगा, तीनों के योग के बराबर होगा, Q1 धन Q2 धन Q3। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, जैसे सभी के प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है और माना हुआ विभवांतर क्या है, B है। तब हमारे पास जो सूत्र होता है C बराबर Q बटे V से, तब Q बराबर लेंगे तब C इंटू V आएगा। इस तरह से जो पहले संधारित्र को मिलने वाला आवेश होगा वह Q1 बराबर क्या होगा, C1V, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V और तीसरे के लिए Q3 बराबर C3V होगी। अब इस मान को, इन सारी मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रख देंगे तब क्या हो जाएगा, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पर V को कॉमन निकाल देते हैं तो Q बराबर आ जाता है V C1 धन C2 धन C3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि हम लेते हैं संयोजन का परिणामी धारिता C हो तो हमारे पास वही मूल सूत्र है, इसी को हम आधार मानेंगे। तब क्या हो जाएगा, C/Q/V से Q बराबर लेंगे तो C2V हो जाएगा। तो इस तरह से परिणामी धारिता C हो तो Q बराबर CV, इसको दूसरा मान लेते हैं। तब दोनों परिस्थितियों में आवेश उसी के लिए है, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तब क्या हो जाएगा, CV/V C1 धन C2 धन C3 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, V को हटा देते हैं, तो सूत्र बन जाता है C बराबर C1 धन C2 धन C3। तो ये 3 संधारित्र के समानांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त परिणामी है। इसमें क्या होती है, योग के बराबर होता है, अर्थात दिए गए संधारित्रों के योग के बराबर होता है परिणामी धारिता। अब इसको मॉडिफाइड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब यदि संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, कितने को, n संधारित्र को, कितने संधारित्र को जोड़ना है, यहाँ पर n संधारित्र को जोड़ेंगे तब C बराबर हो जाएगा C1 C2 इस तरह से Cn तक चलेगा। तब इसको हम कथन के रूप में क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो परिणामी या नेट धारिता होती है वह दिए गए संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होती है, इसमें समानांतर क्रम में। आगे इसको मॉडिफाइड करते हैं। इसमें समान धारिता वाले n संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ें तब परिणामी धारिता के लिए C' लेते हैं। तो C' बराबर क्या होगा, समान मान वाला है तो सब कुछ C+C कितने बार होगा, n बार। तो इन सबको जोड़ेंगे तब n का गुना हो जाएगा, इसीलिए C' बराबर क्या होगा, n इंटू C। तब इसके लिए हम कथन क्या लिखेंगे, यदि हम समान मान वाले n संधारित्र को जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता क्या हो जाती है, किसी एक संधारित्र के धारिता का n गुना होता है।